बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने पास्ट पेपर 2024 10 क्लास समेत का पढ़ना है, समझना है और सीखना है। हमारे पास पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा आता है वो हमारे पास एमसीक्यूज का आता है। उसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। टोटल हमारे पास 12 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। उस हर पार्ट का हमारे पास एक ही नंबर होता है। अगर हम इनको सीख ले तो हमारे पास 12 मार्क्स बिल्कुल हमारे पास फ्री में आ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर। हर जवाब के सवाल के साथ आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से हमने सही वाला ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, सम ऑफ द क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी इज। अब इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको 3 मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। एज पर बुक, किताब से मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x देन इट कैन बी रिटन एज। कहता है कि हम y डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली x कैसे लिखेंगे। हमेशा याद रखें y वेरीज डायरेक्टली, ये हमारे पास हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास कहता है अगर आपके पास इस तरह का एक इक्वेशन दिया गया हो, कैन बी डिकम्पोज इन पार्शियल फ्रैक्शन। कहता है अगर हम इस वैल्यू को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब इसके आंसर पे जाने से पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर एक 3-4 लाइंस लिखी हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक रूल है, बुक से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इस रूल को समझने के बाद हमारे पास ये आंसर हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या कहता है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड क्वाड्रेंट्स फैक्टर्स। कहता है डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाले। कहता है कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स नहीं हो। रिपीटेड फैक्टर्स क्या, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होता, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x होता। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है हमारे पास। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन दिस केस वी विल कंसिडर 2 फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। कहता है ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। अब यहां पर भी 2 फैक्टर्स हैं, कोई रिपीटेड हमारे पास फैक्टर नहीं है। वन इज लाइनियर एंड अदर इज क्वाड्रेंट लाइक। कहता है एक लाइनर होगा, एक क्वाड्रेंट होगा। अब लाइनर और क्वाड्रेंट इस फिगर को देखकर आप समझ सकते हैं ये लाइनर है, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दे कैन बी डिकम्पोज्ड एज। अगर आपके पास ऐसे वैल्यू, ऐसी इक्वेशन आ जाए कि डिनोमिनेटर में, नीचे वाले में हमारे पास कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं हो, लाइनर और क्वाड्रेंट की शक्ल में लिखे गए हों। क्या मतलब है, लाइनर और क्वाड्रेंट की शक्ल का मतलब क्या है कि इस तरह हमारे पास इस तरह ही लिखे गए हों, 2 फैक्टर्स हो, देखें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं। तो ऐसे तमाम इक्वेशन को अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब इसको देखें और इस वैल्यू को देखें, ऊपर वाला हम सेम लिखेंगे, बकाया x ही लिखेंगे, a और b। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो a की जगह a वैल्यू लिखेंगे, b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे। ये हमने इस वाले ऑप्शन को किस फॉर्म में लिखना है, हमने अगर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना हो तो ये हमारे पास इस शक्ल में आएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास इस तरह का दिया गया हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आसान सी बात है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं करता हूं, इसको मैं यू लिख लेता हूं। ठीक है, इसके ऊपर C है। ये जो C है ये इन दोनों का है। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट खत्म करके ये C जो है इन दोनों के ऊपर लिखेंगे तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ, ये जो C है ब्रैकेट के बाहर जब लिखा गया है तो ये इस पूरे ब्रैकेट का है। जैसे ही हम ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ। अब हमने बताना है कि ये जो हिस्टोग्राम होता है ये किस ग्राफ को हम कहते हैं। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर इन्होंने कंफ्यूज होने के लिए आपके पास यहां पर भी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिनल सही आंसर है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर इस वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है। ठीक है, अगले के पास चलते हैं। एन एंगल इज यूनियन ऑफ 2 डैश। कहता है एक एंगल 2
डैश से मिलकर क्या बनता है। अब हमने इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोलिनियर रेस। एक होता है नॉन कोलिनियर, एक होता है कोलिनियर रेस। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों हमने पढ़े थे, समझे थे, यहां पर फिर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इस लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी और सी। अगर एक ही लाइन पे हम स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। अब नॉन कोलिनियर को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन कोलिनियर, ए बी और सी। ये देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है, पॉइंट्स 3 हैं मगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो कहता है कि एंगल किन 2 चीजों से मिलकर बनता है, कोलिनियर रेस से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, एक एंगल बनता है। आगे चलते हैं। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज डैश एंगल। वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल होता है। आगे चलते हैं। अब इसका आंसर, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास इस फॉर्म में ये वाला आ जाए तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास ए ही आएगा। इसके सॉल्व करने की तरफ हम नहीं जाएंगे। पार्ट नंबर 9 हमारे पास कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 6 इज। अब हमने 9 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो इसको यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने देंगे। सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। अब देखिए मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज हमें मालूम नहीं हो तो उसकी जगह हम x को ले सकते हैं। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने क्या लिया, एक्स लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि वो हमारे पास कैसे आए। देखें पहला हमारे पास क्या है, 9 रेशो लगाएंगे, दूसरा हमारे पास क्या है, 6 है, फिर प्रोपोर्शनल लगाएंगे। ये जो दूसरी वैल्यू होती है इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे, फिर जो हमारे पास हमने थर्ड लिया था ये हमने लिख लिया। तमाम बातें क्लियर हो गई। अब देखें 9 रेशो 6, इस निशान को ख़त्म करके इज इक्वल टू लगा देंगे 6 रेशो एक्स। आगे चलते हैं। ये हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब रेशो के निशान को ख़त्म करके इसको अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, 6 रेशो को ख़त्म करके अपॉन में लिखा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। स्पेलिंग आप चेक कर लें। ठीक है, अब करवाते हैं। 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहां पर देखें 9 मल्टीप्लाई बाय x, इस साइड को हमने ऐसे ही रहने दिया। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36। आगे चलते हैं। अब देखें ये जो x और 9 है आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो 9 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहां पर मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। कैंसिल करवाते हैं। 9 1 जार 9, 9 4 जार 36। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो नीचे वाला 1 है हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस वाले आंसर को हमने चूज कर लेना है। पार्ट नंबर 10 हमारे पास क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है। फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ वर्क में जल्दी से। थोड़ा सा हमारे पास ये छोटा क्वेश्चन है, हमारे लिए आसान रहेगा समझने के लिए। अब देखिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इसका हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना है। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, कंपेयरिंग विद किसके साथ, अब हम कंपेयर करवाएंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ अब हमने क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, सही। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। x की वैल्यू नहीं देखेंगे, a b और c को देखेंगे। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। इसके साथ जैसे ही हमने कंपेयर करवाया तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, लेट a एंड b आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ये तो हमारे पास क्या है, रफ वर्क है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ
रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स को जैसे ही हम फाइंड आउट करते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, वो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए माइनस, यहां पर मैंने लिख लिया, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, मैंने 3 लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, मैंने यहां पर 2 लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स है। हमारे पास ये ऑप्शन ये रहा, इसको हम चूज कर लेंगे। पार्ट नंबर 11 हमारे पास क्या है, द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ द एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट आर। कहता है टेंजेंट और रेडियस वो एक सर्कल में कहां पर जो आपस में कांटेक्ट करते हैं वो हमारे पास किस पोजीशन में होता है। याद रखें हमेशा वो हमारे पास परपेंडिकुलर में होता है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, अ चॉर्ड या कोड, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। कहते हैं कि हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, कहता है इसके सेंटर में से अगर एक चौड़ गुजर जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे हमेशा हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो इस तरह हमने पास्ट पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल यहां पर समझ लिया।